हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए कक्षा 12वीं के इकोनॉमिक्स का पेपर और उसके सॉल्यूशन। जो छोटे प्रश्न हैं उनको एक बार ज़रूर मिलान करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, उचित विकल्प को चुनना है। सही विकल्प है उसको लिखना है। तो सबसे पहले कीमत अनुपात पी एक्स ऑब्लिक पी वाई का ढाल सूचित करता है। किसको करता है? ये बजट और कीमत रेखा दोनों को इंगित करता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया अ व स दोनों। ठीक है, अगला है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है? स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थिर हो जाती है। अगला श्रम उदाहरण है। श्रम किसका उदाहरण है? परिवर्तनशील साधन का। किसका है? परिवर्तनशील साधन का। फिर उचित विकल्प चुनिए कि लाभ। लाभ बराबर क्या होगा? तो आगत माइनस लागत, यानी कि जितना आया और कितना लगा। तो जितना आया उसमें से यदि लागत जितना लगा उसको घटाएंगे तो लाभ क्या मिला वो आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, जब केंद्रीय समस्या को पहचान कीजिए, उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित हैं। तो वो क्या है? तो क्या उत्पादन किया जाए, ये होगा इसका, क्या उत्पादन किया जाए। अगला, सीमांत उपयोगिता हास नियम आधारित होता है। वो किस पे होता है? तो वो होता है उपभोक्ता की बचत पर। किस पर? उपभोक्ता की बचत पर। ठीक है, अगला, उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। तो किस पर है? क्रमवाचक उपयोगिता पर। किस पर? क्रमवाचक उपयोगिता पर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है मिलान वाला। तो मिलान वाला देखते हैं। तो सबसे पहले है बचत। तो बचत का संबंध किससे है? रिसाव से। किससे है? रिसाव। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, साधन की मांग। तो साधन की मांग वो है व्युत्पत्ति मांग। कैसी है? व्युत्पत्ति मांग। फिर अगला है NNP, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, अर्थात शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अगला, उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग। तो वो क्या कहलाता है? अंतिम वस्तुएं। क्या होगी वो? अंतिम वस्तुएं। ठीक है, अगला, बढ़ई द्वारा लकड़ी का उपयोग। तो बढ़ई द्वारा जो लकड़ी का उपयोग किया जाता है वो होती है मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या होगी? मध्यवर्ती वस्तुएं। तो इस प्रकार के से मैं आशा करता हूँ आपके सभी सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देखें तो सबसे पहला है, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। तो बिल्कुल सही है, बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। दूसरा है, गुणक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अगला, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी। तो बिल्कुल सही है, यदि रोजगार मिलेगा तो बेरोजगारी खत्म होगी। तो बिल्कुल ये भी सत्य है। अगला, GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है। तो बिल्कुल ये राष्ट्र की अवधारणा है। फिर मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। तो बिल्कुल सही है, मुद्रा का काम क्या है? तो वो लेन देन करे, मुद्रा का काम करे। ठीक है, ये भी सत्य है। भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान इसके मुद्रामान से अधिक होता है? नहीं। यदि 10 रुपए का सिक्का है, उसकी लागत यदि बनाने में लागत यदि 10 रुपए से ज़्यादा आएगी तो सरकार उसको चलाएगी थोड़ी। तो ये तो गलत हो गया, तो ये असत्य हो गया। तो भारत में 10 रुपए के सिक्के का वस्तुमान उसके मुद्रामान से कम होता है। अगला, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का मापन बहुत कठिन है। बिल्कुल सही है। तो ये देखो, 6 तो सही है, एक असत्य है बस। तो अच्छे से आपने किए होंगे। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान खाली जगह में भरना है आपको। तो खाली जगह में सबसे पहला है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत। उत्पादन की प्रति इकाई लागत क्या होती है? वो औसत लागत होती है। क्या होती है? औसत लागत। तो औसत लागत आएगा पहले में, औसत लागत। ठीक है, दूसरा है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है? वो यू आकार का होता है। कैसा होता है? यू आकार का, नहीं, यू आकार का होता है। ठीक है, अगला, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की कीमत। तो पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म की कीमत वो स्वीकारक होती है। कैसी होती है? स्वीकारक।
स्वीकारक होती हैं। ये इसका तीसरे का उत्तर है। चौथा देखें तो कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति कैसे होती है? कम होती है। कैसी होती है? कम। तो यहाँ पे कम आया, कम होती है। ठीक है। अगला, पूर्ति की लोच वस्तु की, पूर्ति की लोच वस्तु की कीमत और पूर्ति क्या है? कीमत और पूर्ति की मात्रा में परिमाणात्मक संबंध दर्शाती है। ठीक है। अगला, तो मांग बराबर पूर्ति का आश्रय संतुलन की स्थिति। यहाँ पे क्या आ गया? मांग बराबर पूर्ति, ये शब्द आएंगे। मांग बराबर पूर्ति का आश्रय संतुलन की स्थिति से है। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है। तो एक वाक्य में देखो, तो पहला प्रश्न है प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है? तो प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र है राजकोषीय घाटा माइनस राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगियां, ब्याज की अदायगियां। ठीक है। अगला, भुगतान संतुलन में किस प्रकार के सौदे शामिल किए जाते हैं? तो भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य। कैसे सौदे? दृश्य जो दिखते हैं और अदृश्य जो नहीं दिखते, दोनों प्रकार के सौदे शामिल होते हैं इसमें, दृश्य और अदृश्य। अगला, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध क्या कहलाता है? वो उसको कहते हैं बचत फलन। क्या बोलते हैं? बचत फलन। उसको बोलेंगे बचत फलन। ठीक है। अगला, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग क्या होता है? तो औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति यानी कि एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1। क्या होगा? 1। उस कर का नाम बताइए जिसका भार चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो वो कौन सा कर है? वो प्रत्यक्ष कर है। क्या होगा? प्रत्यक्ष कर। ठीक है। अगला, राजस्व घाटा की गणना किस प्रकार की जाती है? तो राजस्व घाटा की गणना करने के लिए राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां यानी कि राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां को घटा देंगे तो ये मिल जाएगी। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ आपके बहुत अच्छा गया होगा पेपर। इसको एक बार लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, जिससे आगे वाले बच्चों को भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।